नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मोरोत्तर कला हम पढ़ रहे थे और उसमें सातवाहन कालीन जो स्तूप कला थी वो हमने पिछले क्लास में पढ़ ली थी। आज हम वहाँ से ठीक आगे का इतिहास पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज सातवाहन कालीन चैत्य और विहारों को। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ। चैत्य व विहार स्तूप हमने पिछली क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ लिए थे। उसमें से अमरावती का स्तूप ही बड़ा महत्वपूर्ण था। उसके अलावा गुंटपले का स्तूप, नागार्जुन कोंडा का स्तूप है ना, घंटसाल और ये जयगपेट, ये कुछ एक नाम और भी हमने जो थे वो हमने देखे थे। और आज हम जो है सातवाहन कालीन जो चैत्य और विहार है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग में डालता हूँ सातवाहन कालीन चैत्य व विहार। ठीक है, सातवाहन कालीन चैत्य व विहार। ठीक है, सातवाहन कालीन चैत्य व विहार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हम देखो, मैं चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है पिछली क्लास में बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक हल्का सा आपको बता देता हूँ कि जो चैत्य होता था वो बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल हुआ करता था, है ना। और स्तूप में क्या होते थे, बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष जो है वो रखे जाते थे, वो स्तूप में रखे होते थे। सॉरी, स्तूप में वो रखे हुए स्तूप में अवशेष रखे हुए रहते थे। और विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान हुआ करता था। ठीक है, ये होता था। अब यहाँ पे जो चैत्य बनाए गए थे ना सातवाहन काल में, उन चैत्यों की कुछ यूनिक विशेषताएं थी। उन विशेषताओं को मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। जैसे जो चैत्य होता है उस चैत्य के अंदर ही एक स्तूप भी होता है। ठीक है, और उस स्तूप के आगे सॉरी उस स्तूप के आगे एक जो है मंडप होता है। मंडप में कुछ पिलर होते हैं और मंडप जो होता है वो एक चबूतरे के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, चबूतरे के ऊपर बनाया जाता है और बेलनाकार आकृति में उसकी छत होती है। पूरा जो चैत्य होता है उसकी छत बेलनाकार आकृति में होती है। और आगे जो मंडप बनाया जाता था उस मंडप के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ भी होता था। देखो, मैं यहाँ पे एक आकृति थोड़ी सी, वैसे मैंने कभी चित्र बनाया नहीं है, लेकिन आप कुछ यूँ समझें कि ये कोई गुफा है ना, इस प्रकार की गुफा है। इसमें अंदर से यहाँ से प्रवेश करते हैं ना, ये प्रवेश द्वार है एक तरीके से। ठीक है, क्या है, प्रवेश द्वार है। ये क्या है, एक गुफा है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे ये तो है स्तूप, है ना, ये तो है स्तूप। ठीक है, और यहाँ से ये जो भाग है, ये भाग तो रहता था इसका आयताकार भाग रहता था, है ना, आयताकार। ठीक है, ये भाग तो रहता था आयताकार। यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से स्तंभ बना दिए जाते थे, स्तंभ, है ना। ये क्या होते थे, ये क्या हैं, स्तंभ हैं, है ना। ये स्तंभ बना दिए जाते थे और इन स्तंभों के ऊपर एक छत डाल दी जाती थी, जो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मंडप बना दिया ना, ये क्या है, मंडप बना दिया, है ना, मंडप। और सॉरी, ये स्तूप है। और इस प्रकार ये पूरी की पूरी आकृति जो है ना, ये पूरी आकृति कहलाती है चैत्य की, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये कहलाता, ये होता था गोलाकार। कैसा होता था, गोलाकार होता था, है ना। जैसे कि ये आकृति गोल दिख रही है, इस प्रकार से होता था। यहाँ से ये आयताकार होता था, ये स्तूप होता था। स्तूप के सॉरी स्तूप के अंदर जो है गर्भगृह होता था, और गर्भगृह जो होता था वो पूज्य स्थल होता था, जिसको एप्स भी कहा जाता था। एप्स, है ना, पूज्य स्थल को जो है एप्स भी कहा जाता था। तो मतलब ये जो स्तूप है इसके अंदर एक गर्भगृह होता था ना, गर्भगृह। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इस स्तूप में एक गर्भगृह भी
होता था, गर्भगृह भी होता था, जो कि पूज्य स्थल होता था, है ना, पूज्य स्थल होता था। इसे इसे एप्स भी कहा जाता था, इसे एप्स भी कहा जाता था। ठीक है, इसे एप्स भी कहा जाता था, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इस प्रकार से जो है एक प्रदक्षिणा पथ भी होता था ना, ऐसे प्रदक्षिणा पथ भी होता था। क्या होता था? प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक है, इसमें एक जो है प्रदक्षिणा पथ भी होता था। तो इस प्रकार की आकृतियां यहाँ पे थी और ये डिजाइन थी, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रदक्षिणा जो पथ था इसको आइल भी बोला जाता था, आइल, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। इस प्रदक्षिणा पथ को आइल भी बोला जाता था। आप कहें तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइल, है ना, आइल भी कहा जाता था। और ये जो मंडप था इसको मेव कहा जाता था, मेव, है ना, मंडप को जो है मंडप को मेव भी कहा जाता था। मेव नहीं, सॉरी, नेव कहा जाता था, नेव, है ना, मेव नहीं, नेव कहा जाता था। ठीक है, और उसको प्रदक्षिणा पथ को आइल कहा जाता था। जो प्रमुख पूज्य स्थल था इसको एप्स कहा जाता था। इन शब्दों को थोड़ा सा का आप ध्यान रखना, नेव क्या है, आइल क्या है, एप्स क्या है ना, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से ये स्तूप की आकृति हुआ, सॉरी, चैत्य की आकृति होती थी, है ना। ये क्या है? ये पूरा चैत्य है, ये ना, चैत्य, ये चैत्य की आकृति है इस प्रकार से। ठीक है, और चैत्य शब्द का जो प्रयोग है वो हमको सबसे पहले आशवलायन सूत्र में मिलता है, बहुत पहले वैदिक काल में, है ना, आशवलायन सूत्र में जो है वो मिलता है। ठीक है, चैत्य जो होते थे वो दो प्रकार के होते थे। एक तो समतल भूमि पर जो है स्वतंत्र भूमि पर बनाए जाते थे, वो चैत्य ही कहलाते थे। सॉरी। और एक जो है चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे, ऐसे चैत्यों को गुफा चैत्य या गुहा चैत्य कहा जाता था। ठीक है, इन दो प्रकार के चैत्य हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो बातें हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है दर्शाना चाहूँगा विद्यार्थियों, चैत्य दो प्रकार के होते थे, दो प्रकार के होते थे। ठीक है, चैत्य दो प्रकार के होते थे। एक तो होते थे स्वतंत्र भूमि पर बनाए गए चैत्य, है ना, स्वतंत्र भूमि पर बनाए बनाए गए चैत्य, बनाए गए चैत्य, ये चैत्य ही कहलाते थे, है ना, इनको चैत्य ही कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है, स्वतंत्र भूमि पर बनाए गए चैत्यों को चैत्य ही कहा जाता था। और दूसरे थे चट्टानों को काटकर, चट्टानों को काटकर बनाए गए चैत्य, चट्टानों को काटकर बनाए गए जो चैत्य थे वो कहलाते थे गुफा चैत्य, गुफा चैत्य या गुहा चैत्य, गुफा चैत्य या गुहा चैत्य ये कहलाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे थी। और चैत्य शब्द का जो पहली बार प्रयोग जो मिलता है विद्यार्थियों वो आशवलायन सूत्र में मिलता है। यह तथ्य भी आपसे पूछा जा सकता है, उसको भी मैं यहाँ पर लिपिबद्ध करना चाहूँगा। तो हम लिखते हैं चैत्य शब्द का प्राचीनतम उल्लेख, चैत्य शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? चैत्य शब्द का प्राचीनतम उल्लेख जो है हमको आशवलायन, आशवलायन गृह सूत्र
में मिलता है, में मिलता है। आशवलायन ग्रह सूत्र में जो है चैत्य शब्द का उल्लेख मिलता है। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये एक बेसिक इंट्रो था आज की क्लास का कि सातवाहनकालीन चैत्य व विहार क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने बेसिक बात बताई। अब मैं बताता हूँ भारत में कहाँ कहाँ से और इस काल के चैत्य हमको मिलते हैं, उनकी चर्चा जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं कि प्रमुख जो चैत्य हैं उनकी बात करते हैं। तो पश्चिम भारत के देख लेते हैं और फिर पूर्वी भारत के देख लेते हैं, ठीक है। पश्चिमी भारत में थोड़े से एक दक्षिण वाले भी आ जाएंगे, महाराष्ट्र वाले भी आ जाएंगे, और पूर्वी भारत में हमको सिर्फ उड़ीसा से ही मिले हैं। उदयगिरी और खंडगिरी नामक दो स्थान हैं, वहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो पहले पश्चिमी भारत के देख लेते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा हैं। 8 स्थानों से हमको मिले हैं। 8 स्थानों से बहुत सारे चैत्य और विहार मिले हैं, जिसमें से चैत्य कम हैं, विहार अधिक हैं। सारे हीनयान से संबंधित ये हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पश्चिमी भारत के प्रमुख चैत्य व विहार। एक हेडिंग डालें, पश्चिमी भारत के प्रमुख चैत्य व विहार, ठीक है। पश्चिमी भारत के प्रमुख चैत्य व विहार, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। पश्चिमी भारत के प्रमुख चैत्य व विहार, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या जो है कहाँ कहाँ से ये मिले हैं। तो इसमें मैं लिखूं कि सभी, एक तो महाराष्ट्र से हमको मिले हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। एक बात तो क्या है कि सभी महाराष्ट्र से मिले हैं, सभी महाराष्ट्र से मिले हैं। नंबर 2, सभी हीनयानी हैं, हीनयानी हैं, ठीक है। नंबर 3 में लिखूं तो सॉरी, विहार अधिक व चैत्य कम है, ठीक है। सभी महाराष्ट्र से मिले हैं, हीनयानी हैं और विहार अधिक व चैत्य कम है। तो इन बातों को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। और 8 प्रमुख स्थान ऐसे हैं महाराष्ट्र के जहाँ से हमको ये चैत्य और विहार मिले हैं, ठीक है। हीनयानी और महायानी में आपको अंतर पता होगा, मैंने बढ़िया तरीके से करवाया था। हीनयानी वो होते हैं जिसमें केवल प्रतीक पूजा होती है, और महायानियों ने मूर्ति पूजा की थी, है ना। महात्मा बुद्ध को मानव के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा की थी, तो वो आपको पता होगा। सॉरी, एक बात और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। कुल 8 स्थानों से प्रमुख रूप से ना, प्रमुख रूप से कुल 8 स्थानों से चैत्य व विहार मिले हैं, ठीक है। कुल 8 स्थानों से मिले हैं। ये स्थान निम्नलिखित हैं, ये स्थान निम्नलिखित हैं, ये स्थान निम्नलिखित हैं। तो इन स्थानों के बारे में अब हम एक एक से चर्चा करेंगे। ये इन स्थानों में मैं यदि नाम लिखना चाहूँ सॉरी, ठंड बहुत अधिक पड़ रही है, गला बैठ गया है, लेकिन क्या करें, आप लोगों की खातिर क्लास लेनी पड़ रही है। मन तो कर रहा था कि 1-2 दिन की छुट्टी कर लें, लेकिन अकेला बंदा हूँ और पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, तो एक क्लास तो रोज़ की लेनी पड़ रही है। जल्द ही दूसरी क्लास भी शुरू की जाएगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक तो मेरे को पीएचडी सबमिट करवानी है मेरी, और दूसरा ये ठंड भी कम हो जाए तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने का मन करेगा। अभी तो क्या है नहीं, रात का समय तो वैसे ही निकल जाता है, दिन में भी सुबह शाम में पढ़ाई नहीं हो पाती, इतनी अधिक ठंड रहती है कि मुंह
रजाई से बाहर निकालने का मन नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, आप अपने स्तर पे पढ़ते रहना, ठीक है। तो हम सिलेबस को जल्द कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं इन 8 स्थानों की बात करूं तो उसमें देखो, एक है भाजा, एक है कोडाने और नासिक, जुन्नर, बेड़सा, कन्हेरी और कारले, और जो है शायद हो गए होंगे, मैंने बोल दिए, एक पीतलकोरा भी है ना। ये प्रमुख 8 स्थान हैं। इसके अलावा भी भृगुकच्छ है, प्रतिष्ठान है ना। यहाँ से भी जो है कुछ साक्ष्य मिले हैं हमको चैत्य और विहार होने के, लेकिन 8 स्थान आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, संख्या नहीं आएगी कि कितने स्थान हमको मिले हैं जहाँ से विहार या चैत्य मिले हैं, ऐसी संख्या कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से स्थान हैं और जहाँ से हमको चैत्य और विहार मिले हैं तो ये संख्या घटती बढ़ती भी रहती है, क्योंकि शोध कार्य लगातार जारी है। इतिहासकार के जो निर्णय होते हैं ना, वो एक वैज्ञानिक की भांति हमेशा वस्तुनिष्ठ नहीं होते, सार्वभौमिक नहीं होते, है ना। वो समय के साथ बदल जाते हैं यदि नए साक्ष्य हमको मिल जाए तो। इसलिए इतिहास में कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट जो है ना, वो फिक्स नहीं रहता कि हमें कुछ बदलेगा ही नहीं, है ना। इतिहास में बदल जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि प्राचीन भारत की पुस्तक तो पुरानी ले आओ, उसमें तो क्या ही बदलेगा, प्राचीन भारत में तो क्या ही बदलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत में भी सब कुछ बदलता है। नए तथ्य मिलने पर पूरा इतिहास बदल जाता है। 1921 से पहले भारत का इतिहास सिर्फ वैदिक सभ्यता तक सीमित था। उसके बाद जब दयाराम साहनी ने और इसकी जब खोज की हड़प्पा सभ्यता की, तो भारत का इतिहास सीधा 2,500-3 हज़ार वर्ष पीछे चला गया था। सब कुछ बदल गया था। तो ऐसे इतिहास में भी बदला जाता है, प्राचीन भारत भी बदला जाता है। इतिहासकार के निर्णय जो होते हैं ना, वो बदलते हैं। वैज्ञानिक के निर्णय सार्वभौमिक होते हैं। वैज्ञानिक ने बहुत पहले रिसर्च की थी कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल बनाते हैं, तो बनाते हैं। आज भी बनाएंगे, कल भी बनाएंगे, पहले भी बनाते थे, भविष्य में भी बनाएंगे। उनके निर्णय हमेशा सार्वभौमिक रहते हैं ना, वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो चलिए अब एक एक स्थान की हम बात कर लेते हैं। और आपको नई पुस्तकें पढ़ना चाहिए, पुरानी पुस्तकों पर निर्भर कम होना चाहिए, ठीक है। अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और हम आते हैं अगली स्लाइड पे। प्रमुख चैत्यों को, प्रमुख स्थानों को हम पढ़ लेते हैं। प्रमुख उन स्थानों पे हमको चैत्य भी मिले हैं तो कुछ विहार भी मिले हैं, उनकी हम चर्चा एक साथ ही कर लेंगे, अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे कि पहले चैत्य पढ़ रहे हैं फिर विहार पढ़ रहे हैं, है ना। एक साथ ही हम जो है दोनों को निपटाते चले जाएंगे, तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, मैं यहाँ पे प्रमुख स्थान की बात कर लेता हूँ। प्रमुख स्थान, ठीक है। प्रमुख स्थान में 1 नंबर पे भाजा का नाम आता है। ये महाराष्ट्र में ही है सारे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाजा की जो विशेषता है वो पश्चिमी भारत का जो है प्राचीनतम चैत्य और विहार यहाँ से हमको मिले हैं, भाजा से, ठीक है। पश्चिमी भारत के प्राचीनतम चैत्य व विहार मिले हैं। और टोटल यहाँ से टोटल यहाँ से जो हमको गुफाएं मिली हैं वो 22 यानी कि 22 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 4 गुफाएं ही ऐसी हैं जो चैत्य की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। केवल 4 गुफाएं ही चैत्य की श्रेणी में आती हैं। और इनमें से एक ऐसा चैत्य है जिसका जो प्रवेश द्वार है वो उस प्रवेश द्वार पर एक सुंदर मेहराब भी निर्मित की गई है, ठीक है। सुंदर मेहराब तो आप जानते ही होंगे, जो दरवाजा होता है उसके 2 दरवाजों के बीच में उल्टी लटकी हुई एक इस प्रकार की आकृति रहती है। मैंने आपको पहले बताया था, मान लो ये 2 पिल्लर है ना, ये पिल्लर है, ये दरवाजा है, या 2 पिल्लर हैं, 2 पिल्लर के ऊपर ये छज्जा रखा हुआ रहता है यहाँ पे, है ना, छज्जा। और यहाँ पे फिर इस प्रकार से उल्टी लटकी हुई ये आकृति रहती है, आपने देखा होगा, है ना। ये जो आकृति है ना, ये वाली आकृति, ये यहाँ से ये वाली और ये वाली आकृति, ये कहलाती है मेहराब, है ना।
आपने देखा होगा मुगल काल की प्रमुख विशेषता हमारी मानी जाती है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेहराब मैंने बस आपको बताने का एक मेरा जो था समझाने का तजुर्बा वो मैंने किया। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, भाजा यहाँ से कुल 22 गुफाएं मिली हैं, कुल 22 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से चार गुफाएं ही चैत्य कहलाती हैं, चैत्य हैं। 4 गुफाएं ही चैत्य हैं। ठीक है, चैत्य कितने हैं? 4। शेष क्या हैं? शेष विहार है। ठीक है, शेष क्या है? विहार हैं। और मैं यहाँ पे अगले अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। और क्या विशेषता है इसकी? यह पश्चिमी भारत का जो है प्राचीनतम चैत्य माना जाता है। ठीक है, पश्चिम भारत का जो है प्राचीनतम चैत्य, और गुफा विहार भी हम कह सकते हैं ना। 18 विहार हैं और 4 यहाँ से चैत्य मिले हैं, तो ये प्राचीनतम चैत्य और गुफा विहार हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पश्चिमी भारत का ये ध्यान रखना है। जबकि भारत का प्राचीनतम चैत्य तो बराबर की पहाड़ी पर मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पश्चिमी भारत का प्राचीनतम चैत्य व गुफा विहार है ना। यह लगा देना यहाँ पे विद्यार्थियों, सॉरी, यह पश्चिमी भारत का प्राचीनतम चैत्य व गुफा विहार है। नोट डाल के आप यहीं पर लिख सकते हैं, नोट डालकर क्या लिख सकते हैं कि संपूर्ण भारत का प्राचीनतम चैत्य मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों पर बराबर की पहाड़ियों पर बनवाया गया था। बराबर की पहाड़ियों पर बनवाया गया था। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एक बात और इसमें हमारी रह गई, कौन सी, कि यहाँ से जो चैत्य मिला है उन चैत्य में से एक ऐसा चैत्य है जिसके प्रवेश द्वार पर एक सुंदर मेहराब भी लगी हुई है। वह बात में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ से मिले एक चैत्य के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर मेहराब भी लगी है, सुंदर मेहराब भी लगी है। ठीक है, तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से मिले एक चैत्य के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर मेहराब भी लगी है। ठीक है, तो इस प्रकार का माजरा है यहाँ का भाजा का, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम प्यारे साथियों ये बात आपको बढ़िया से ध्यान रखना है कि पश्चिम भारत का जो प्राचीनतम चैत्य है, चैत्य और विहार, वो हमको भाजा से मिले हैं। ठीक है, भाजा महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो स्थान है वो मैं अब यहाँ पे लिखना चाहूँगा, सॉरी, दूसरा स्थान जो है पीतल खोरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, पीतल खोरा। ठीक है, दूसरा स्थान है विद्यार्थियों पीतल खोरा। यहाँ की कोई खासा ज़्यादा विशेषता यहाँ पे मिलती नहीं है। 13 गुफाएं यहाँ से कुल मिली हैं बस, और इनका जो निर्माण था वो
ये जो 13 गुफाएं हैं, इनका निर्माण प्रतिष्ठान के जो व्यापारी थे उनके द्वारा करवाया गया था, प्रतिष्ठान की श्रेणियों के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ से हमको 4 यक्षों की जो है मूर्तियाँ मिली हैं। 4 यक्ष जो होते थे मतलब देवताओं के समान होते थे। यक्ष के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। देवताओं के समान जो यक्ष होते थे उनको यक्ष बोलते थे उस ज़माने में। उनको उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ तो नहीं, चित्र मिले हैं, ठीक है। जिसमें बात करूँ तो असंग है, खंदक है ना, और संक्रिन है, और है ना संक्रिन है। ये असंग, खंदक, संक्रिन और एक नाम और है असंग, खंदक, संक्रिन और सुंदरक। ये 4 यक्षों के नाम यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों। क्या लिखेंगे हम? जो है कुल 13 गुफाएं मिली हैं। पहली बात 13 गुफाएं मिली, ठीक है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण की बात करूं तो प्रतिष्ठान की श्रेणियों द्वारा। प्रतिष्ठान, ये एक जगह का नाम है प्रतिष्ठान, ठीक है। प्रतिष्ठान के श्रेणियों द्वारा, ठीक है, श्रेणियों द्वारा। ये श्रेणी के बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ से 4 यक्षों के चित्र मिले हैं। यहाँ से 4 यक्षों के चित्र मिले हैं। 4 यक्ष कौन कौन से हैं तो उनकी मैं बात करूं तो असंग, खंदक, असंग, खंदक, सुंदरक और एक नाम मिलता है संक्रिन का, संक्रिन, ठीक है। असंग, खंदक, सुंदरक और संक्रिन, ये 4 यक्षों के नाम मिलते हैं। असंग का नाम तो हमको जो है भृगुकच्छ से मिलता है ना, असंग का नाम जो है भृगुकच्छ से मिलता है। संक्रिन का पीतल खोरा से मिलता है ना, संक्रिन का जो है पीतल खोरा से मिलता है। जैसे ये संक्रिन है, इसका ये यहीं से मिलता है पीतल खोरा से, ठीक है, पीतल खोरा, ये ध्यान रखना। और असंग का जो है हमको भृगुकच्छ से मिलता है, ठीक है। और ये आप ध्यान रखना, इनका आप ध्यान रखना, ठीक है। इन 2 का एग्जैक्टली मेरे को भी पता नहीं है। एक प्रतिष्ठान से है, हमारा जो खंडक है ना वो प्रतिष्ठान से मिलता है। प्रतिष्ठान की श्रेणियों की जो हमने बात की ये वाले, तो खंडक का नाम जो है प्रतिष्ठान से मिलता है। ये थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखना, क्या पता इस प्रकार का सवाल सम्मिलित करने में पूछ लिया जाए। वैसे यहाँ से सवाल पूछ लिया तो आप यकीन मानना 90% क्या 95% सवालों स्टूडेंटों का सवाल गलत हो जाएगा। नेट जैसी एजेंसी एनटीए ही यहाँ से क्वेश्चन बना सकती है। आरपीएससी की इतनी औकात नहीं है कि यहाँ से सवाल बनाए। आरपीएससी दरअसल इतना ज़्यादा नहीं बनाती, 2-4 सवाल ज़रूर डालती है, वैसे 5-1 सवाल डालती है, 5-7 सवाल जिसमें वो किसी से नहीं होते, ऐसे सवाल डालती भी है ना। लेकिन वो सवाल सिर्फ छोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, वो अटेंड करने के लिए नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो ये बात है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और एक विद्यार्थियों, इन 4 का जो नाम है ना वो हमको, इसकी जो जानकारी है ना वो एक महामयूरी बौद्ध ग्रंथ है, वहाँ से हमको इनकी जानकारी मिलती है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ, इनका उल्लेख महामयूरी बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। महामयूरी बौद्ध ग्रंथ में इनका नाम भी मिल जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी अच्छा फैक्ट है, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों हमारे पीतल कोरा हो गया। अब मैं अगले जो स्थल है उसकी बात करूं तो कारले की बात कर लेते हैं। आप इसको उतारें विद्यार्थियों, और मैं जो है आगे की चर्चा करता हूं, ठीक है। आप इसको उतार लें, मैं
इसको मिटाकर, और दूसरा स्थल कारले की बात कर लेंगे, फिर हम कन्हेरी की बात कर लेंगे। कारले, कन्हेरी ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। कारले का भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कारले का जो चैत्य माना जाता है वो अब तक का सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, सबसे विशाल माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरा स्थान हम लिख रहे हैं कारले। ठीक है, कारले। तो कारले की कई विशेषताएं हैं, उनकी हम एक एक की जो है चर्चा यहाँ पे करेंगे। सॉरी, सबसे पहले तो यहाँ से जो गुफाएं मिली हैं वो विद्यार्थियों 3 गुफाएं मिली हैं, सॉरी 3 तो विहार मिले हैं और एक मिला है यहाँ पर चैत्य। ठीक है, टोटल 4 गुफाएं मिली हैं, 4 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 1 विहार, सॉरी 3 विहार 1 चैत्य। दूसरी बात इसकी ये है कि ये जो यहाँ से जो चैत्य और विहार मिले हैं वो सबसे विशाल हैं और सबसे उत्कृष्ट कोटि के भी हैं और सुरक्षित भी हैं। ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित भी हैं। और इनका जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण वैजयंती के एक श्रेष्ठ सॉरी वैजयंती एक स्थान का नाम है। वैजयंती के एक श्रेष्ठी थे भूतपाल। वैजयंती के एक श्रेष्ठी भूतपाल ने इसका निर्माण जो है वो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के शासनकाल में करवाया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के शासनकाल में इसका निर्माण जो है करवाया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और इरफान पारसिक नाम से एक व्यक्ति था, उसने यहाँ पे विहार जो है वो दान में दिया था। इरफान पारसिक गौतमी पुत्र वशिष्ठी जो हुए थे उनका राज्यपाल था। यह बात आपको और बढ़िया सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मंडप जो मिला है उस मंडप में 37 स्तंभ हैं, है ना, 37 स्तंभ हैं। और इस मंडप के प्रवेश द्वार को सूर्य द्वार भी कहा गया है। ठीक है, और सूर्य द्वार भी कहा गया है। यहाँ से हमको सिंह की मूर्ति भी मिली है। तो मतलब ये सुरक्षित अवस्था में है, इसलिए इसकी विशेषताएं ज़्यादा हैं, है ना। विशेषताएं तो संभवतः औरों की भी रही होंगी लेकिन और सुरक्षित नहीं है, खंडित हो गए हैं, टूट फूट गए हैं, सॉरी। तो ये सारी विशेषताएं हैं विद्यार्थियों। मैं यहाँ पे जो है लिखना चाहूँगा धीरे धीरे। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ से कुल 4 गुफाएं मिली, 4 गुफाएं मिली, है ना। अब 4 में से एक तो है चैत्य, एक तो क्या है? चैत्य, और 3 विहार हैं। एक चैत्य है, 3 विहार हैं। ठीक है, एक बात दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि सबसे सुरक्षित, सबसे सुरक्षित है, मतलब टूटा फूटा नहीं है, सबसे सुरक्षित, विशाल व सर्वोत्कृष्ट हैं। ठीक है, ये जो चैत्य और विहार हैं ये सबसे सुरक्षित हैं, विशाल हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। इसका जो निर्माण करवाया गया था वो वाली बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पेन यहाँ पे बदल लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका निर्माण कार्य वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय इसका निर्माण कार्य वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय वैजयंती के श्रेष्ठी वैजयंती के श्रेष्ठी भूतपाल द्वारा करवाया गया था। भूतपाल द्वारा करवाया
गया था। वैजयंती की श्रेष्ठी भूतपाल के द्वारा करवाया गया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और सॉरी, वशिष्ठ गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्यपाल इरफान पारसिक के द्वारा यहाँ पर कुछ विहार जो थे वो दान में दिए गए थे, ठीक है। कुछ विहार जो थे दान में दिए गए थे। तो के राज्यपाल इरफान पारसिक द्वारा कुछ विहार दान में दिए गए। यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्यपाल इरफान पारसिक द्वारा कुछ विहार जो थे वो यहाँ पर दान में दिए गए थे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या विशेषताएं हैं तो उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ का जो मंडप है, यहाँ के मंडप को क्या बोलते हैं, नेह, है ना, नेह बोलते हैं ना, नेव बोलते हैं। यहाँ के मंडप में 37 स्तंभ हैं। यहाँ के मंडप में 37 स्तंभ हैं। और दूसरी चीज क्या है, मंडप में 37 स्तंभ हैं। इसका प्रवेश द्वार सूर्य द्वार कहलाता है। इसका प्रवेश द्वार सूर्य द्वार कहलाता है। और यहाँ सिंह की मूर्ति भी है, ठीक है। यहाँ सिंह की मूर्ति भी है। अच्छा, भी 2 बार हो गया, भी है। यहाँ पे एक संगीतशाला भी है ना, यहाँ पर एक संगीतशाला भी है, ठीक है। यहाँ पे एक संगीतशाला भी है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये जो कार्ले का जो चैत्य है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इसको बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से सवाल जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ के कार्ले की हो गई। अब मैं बात करता हूँ आगे की, कन्हेरी की बात कर लूँ। कन्हेरी बचा है हमारा, और कन्हेरी में ज़्यादा कुछ नहीं है। कन्हेरी से लगभग हमको 100 गुफाएं मिली हैं, है ना। कन्हेरी से लगभग हमको 100 गुफाएं मिली हैं। और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का लेख हमको यहाँ से मिला है ना। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का लेख मिला है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ से हमको जलकुंड मिले हैं, है ना, जलकुंड भी मिले हैं। और गजसेन व राजमित्र नामक 2 भाइयों ने यहाँ पे निर्माण कार्य करवाया था यज्ञश्री सातकर्णी के शासन काल में। उसकी भी बात हमको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी के काल में गजसेन और राजमित्र नामक 2 भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था। तो कई बातें हैं। चलो अगली स्लाइड पे चलना पड़ेगा, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप जो है आपने इसको उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो ये लीजिए प्यारे साथियों, मिटा दिया है मैंने। और चौथा जो स्थान है, चौथे स्थान के रूप में हम कन्हेरी को ले लेते हैं, है ना, कन्हेरी, ठीक है। कन्हेरी को ले लेते हैं। सबसे पहले
मैं इसके निर्माण की ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, निर्माण जो हुआ वो यज्ञश्री सातकर्णी के समय गजसेन व राजमित्र नामक भाइयों द्वारा करवाया गया था। भाइयों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, एक बात। दूसरा, यहाँ यहाँ से कुल 100 गुफाएं मिली हैं, है ना। यहाँ से कुल 100 गुफाएं मिली हैं। ठीक है, एक ये बात हो गई। अगली मैं लिखूं तो यहाँ से राष्ट्रकूट शासक, यहाँ से राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का लेख मिला है। अमोघ वर्ष का लेख मिला है। ठीक है, और जलकुंड खूब मिले हैं, है ना। यहाँ से जलकुंड अधिक मिले हैं। ठीक है, यहाँ से जो है जलकुंड जो है वो हमको अधिक मिले हैं। कन्हेरी का मामला हो गया हमारा, और 4 हो गए। और हम बात करें, अभी 3-4 और बच रहे हैं, ज़्यादा विशेषताएं उनकी हैं नहीं। तो 5वें नंबर पे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ बेडसा की बात करूं। बेडसा तो है, इसकी ज़्यादा विशेषता नहीं है। इसकी एक ही विशेषता है बेडसा की कि यह सबसे नवीनतम है ना। बेडसा का जो है सबसे नवीनतम है, इसलिए यह सुरक्षित भी है, ठीक ठाक अवस्था में है ये ना। मतलब जो कारले का था वैसा का वैसा ही है, वैसे उसी की तरह सुरक्षित ये भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, एक तो नवीनतम है, नवीनतम व सुरक्षित है। ठीक है, नवीनतम व सुरक्षित है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी जो है इसकी, ये पहले लकड़ी का था, पहले लकड़ी या काष्ठ का था, बाद में पाषाण का कर दिया गया या बना दिया गया, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं बात करूं अगला 6ठे नंबर पे, नासिक वाले की बात कर लेता हूं। नासिक की बातें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नासिक जो है, यहाँ से कुल हमको 17 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से एक ही चैत्य है ना। 17 गुफाओं में से एक ही चैत्य है, बाकी के जो हैं वो सारे विहार हैं। और यहाँ पे जो निर्माण का जो काम था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी और शक शासक जो थे नहपान, उनके समय में यहाँ पे निर्माण कार्य हुआ था। इसके अलावा और बात करें तो हम इसकी जो गुफा संख्या 4 है, वो गुफा संख्या 4 गौतमी गुफा कहलाती है ना। गुफा संख्या 4 गौतमी गुफा कहलाती है। और गुफा संख्या जो इसकी 17 है, वो उसकी जो विशेषताएं हैं ना, वो थोड़ी सी अलग विशेषताएं हैं, महायान की विशेषताएं हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि सभी जो गुफाएं या जो चैत्य और विहार हैं वो हीनयानी हैं। आरंभ में मैंने लिखा था कि यहाँ से जितने भी जो गुफाएं मिली हैं वो हीनयान की विशेषताओं को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन यहाँ की जो गुफा संख्या 17 है उसमें महायान गुफा से संबंधित बातें हमको मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी बात मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से एक ही चैत्य मिला है, बाकी के सारे
विहार हैं, और कुल जो गुफा मिली है वो आपको मैंने बताई कि कुल जो है 17 हैं, है ना, कुल गुफाएं, कुल 17 गुफाएं हैं। एक ही चैत्य है, शेष लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, 16 वो हो जाएंगी, है ना। और निर्माण की बात करूं तो निर्माण कार्य जो हुआ वो गौतमी सातकर्णी के समय हुआ, है ना, गौतमी सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, सॉरी गौतमी सातकर्णी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी सातकर्णी है और यज्ञश्री सातकर्णी, सॉरी गौतमी सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी, शक शासक नहपान, और जो है एक जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण भी है ना। गौतमी सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, है ना, और कृष्ण तथा शक शासक नहपान के समय में जो है इसका निर्माण हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और गुफा संख्या 16 की गुफा संख्या जो 12 है वो एक यवन शासक थे इंद्र शक्ति, उसके समय बनाई गई थी। गुफा संख्या जो 17 है वो उसकी बात मैंने आपको बताई दी। और मुख्य बात तो यही है ना, यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, चलो। गुफा 12 इंद्र शक्ति, ये यवन था, यवन द्वारा बनाई गई, एक बात। और दूसरी मैं लिखूं गुफा संख्या जो 3 है ना, गुफा संख्या 3 गौतमी गुफा कहलाती है, ये बात ध्यान रखना। क्या कहलाती है? गौतमी गुफा कहलाती है, ठीक है, गौतमी गुफा कहलाती है। और नीचे कट जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 17वीं गुफा। 17वीं गुफा किससे संबंधित है? महायान शाखा से, है ना। महायान की विशेषताएं इसमें मिलती हैं, ये ध्यान रखना बस। महायान की विशेषताएं इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी छठी गुफा के। छठा स्थान जो था नासिक वाला, वो हमने देखा, और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी वो हमने यहाँ पर देख ली हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जुन्नार की। जुन्नार एक स्थान है, वहाँ से हमको करीब 150 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 10 गुफाएं ही चैत्य हैं और 140 विहार हैं, ठीक है। और यहाँ से हमको जो है गणेश लैंड और तुलजा लैंड भी यहाँ से हमको मिले हैं, ठीक है। ये बात हमको यहाँ पे लिखनी है। 7वें नंबर पे मैं लिखता हूँ जुन्नार या जुन्नेर, ठीक है। कुल गुफा कितनी मिली है पहले तो ये लिखो। कुल जो गुफा मिली है वो मिली है 150, जिसमें से 10 चैत्य हैं, तो आपको पता है शेष विहार हो जाएंगे। दूसरा तुलजा लैंड व गणेश लैंड है यहाँ पर, ठीक है। तुलजा लैंड और गणेश लैंड है। और एक चांद नाम का कोई व्यक्ति था, यवन ने यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया था, है ना, निर्माण करवाया था, ठीक है। यवन चांद ने जो है यहाँ पे निर्माण कार्य करवाया था, यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और एक नाम और लिखना है, आखिरी हमको 7 हो गए। 8वें नंबर पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोलाबा, है ना, कोलाबा या कोडाणे भी इसको बोलते हैं। ये कोडाणे भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये यवन चांद ने दान दिया था, यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं करवाया था, दान दिया था ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ दान दिया था, ये मैं लिख दे रहा हूँ, दान दिया था, ठीक है, दान दिया था। तो ये प्यारे साथियों, ये हमारे पश्चिमी
जो भारत था उसके कुल 8 स्थानों की चर्चा मैंने यहाँ पे की और बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया। अच्छे तरीके से इसको पढ़ना और पिछले साल के पेपर हल कर लेना और फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इससे ज़्यादा कंटेंट में मत फंसना, वरना आप जो है उलझ के रह जाओगे कंटेंट में, है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, अब पूर्वी भारत के जो चैत्य और विहार हैं उनको देख लेते हैं कि केवल दो ही स्थल हैं, खंडगिरी और उदयगिरी, इसके अलावा यहाँ से कुछ है नहीं। तो आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और हम जो है आगे की चर्चा अब कर लेते हैं, पूर्वी भारत की कर लेते हैं ना, पश्चिमी भारत की हमने कर ली, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ सॉरी। चलिए, आपको बढ़िया तरीके से सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप बस पढ़ते रहें साथियों, हम एक एक टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से सब कुछ क्लियर करेंगे, है ना। तो आप बस बने रहें। ये लीजिए, अब हेडिंग में डालता हूं पूर्वी भारत। पूर्वी भारत के चैत्य व विहार। पूर्वी भारत के चैत्य व विहार। पूर्वी भारत में जैसा कि मैंने आपको बताया, दो ही स्थान प्रमुख हैं और वो हैं उदयगिरी और खंडगिरी। वो भी कहाँ पड़ते हैं, देखो इसमें प्रमुख स्थान जो हैं, प्रमुख स्थान वो केवल दो ही स्थान हैं। वो भी प्रमुख स्थान जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में मिलते हैं ना, उड़ीसा के भुवनेश्वर। दो स्थान हैं, कौन से, एक तो है उदयगिरी की गुफाएं और एक है खंडगिरी की गुफाएं, है ना। खंडगिरी की गुफाएं, यहाँ से 19 और यहाँ से 16 गुफाएं हमको मिली हैं, बहुत अधिक है नहीं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और इन गुफाओं का जो निर्माण जो हुआ था वो चेदी वंश की एक उपशाखा थी, महामेघवाहन वंश, और महामेघवाहन वंश का शासक था खारवेल, है ना, कलिंग शासक खारवेल। उसके द्वारा इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था और उसने इन गुफाओं को जैन श्रावकों को दान में दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। निर्माण किसने करवाया, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ निर्माण की। तो निर्माण करवाया था खारवेल ने, खारवेल जो कि कलिंग शासक था। कौन था, कलिंग शासक था, है ना। वंश कौन सा था, वंश की बात करूं तो ये चेदी वंश की उपशाखा महामेघवाहन था ना, महामेघवाहन वंश, ठीक है। चेदी वंश की उपशाखा महामेघवाहन से शामिल था का था ये शासक, और इसने जो है उक्त गुफाओं को जैन श्रावकों को दान में दिया था, है ना। जैन श्रावकों को दान में दिया था, जैन श्रावकों को दान में दिया था, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और अब मैं जो है उदयगिरी की बात कर लेता हूँ। उदयगिरी से जो हमको मिली हैं उसमें से एक गणेश गुफा जो है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, गणेश गुफा है। और एक जो है रानी की गुफा है, एक हाथी की गुफा है ना, और एक मंचापुरी की गुफा है। ये कुछ गुफाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उदयगिरी की, है ना, उदयगिरी, ठीक है। उदयगिरी की मैं बात करूं तो इसमें देखो प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख गुफाएं उदयगिरी में भी प्रमुख गुफाएं, क्योंकि यहाँ से कुल कितनी मिली हैं, 19 कुल गुफाएं मिली हैं, आपको पता होगा। इसमें से प्रमुख गुफा में से एक तो है गणेश गुफा, है ना, गणेश गुफा, ठीक है। एक है मंचापुरी की गुफा, मंचापुरी की गुफा। एक है रानी की गुफा, रानी की गुफा। और एक है हमारी हाथी गुफा, हाथी गुफा, ठीक है।
हाथी गुफा। तो ये गुफाएं हैं, यहाँ से मिली हैं हमको और बड़ी ही महत्वपूर्ण गुफाएं हैं ये सारे। ठीक है, इसमें गणेश की जो गुफा है इसमें हमको स्वप्न वासवदत्ता जो एक नाटक है भास का ही है ना, उसमें एक प्रेम कहानी मिलती है उदयन और वासवदत्ता की, तो उसका चित्रण मिलता है। और दुष्यंत शकुंतला का चित्रण मिलता है ना, दुष्यंत शकुंतला है और वासवदत्ता और उदयन की प्रेम का कहानी है। सालभंजिका का चित्रण है, आखेट का चित्रण है, ये इसमें मिलता है ना। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। देखो इसमें क्या क्या मिलता है। एक तो हमको उदयन वासवदत्ता की प्रेम कहानी मिलती है ना। इसके अलावा दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी मिलती है ना, दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी मिलती है। इसके अलावा सालभंजिका का अंकन मिलता है ना। और इसके अलावा जो है सॉरी आखेट के दृश्य मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमको गणेश की गुफा से हमको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रानी की गुफा है, ये रानी की गुफा यहाँ पे है। हाथी गुफा से एक लेख मिला है विद्यार्थियों, वो बड़ा महत्वपूर्ण लेख है, वो कलिंग राजा खारवेल का ही लेख है, जिसको हम हाथी गुफा लेख के नाम से जानते हैं ना। यहाँ से एक लेख मिला है ना, हाथी गुफा से क्या मिला है, सॉरी एक लेख मिला है जिसे हाथी गुफा लेख कहा जाता है, जिसे हाथी गुफा लेख कहा जाता है। ठीक है, जिसे हाथी गुफा लेख कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है कि इसे हाथी गुफा लेख कहा जाता है। और ये लेख किसका है, कलिंग शासक खारवेल का ना, कलिंग शासक खारवेल का लेख है ये। ठीक है सॉरी, कलिंग शासक खारवेल का यह लेख है। ठीक है, इसके अलावा रानी की जो गुफा है वो यहाँ की सबसे बड़ी गुफा में से एक मानी जाती है। और रानी की गुफा में भी उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी का जिक्र हमको मिल जाता है। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे बड़ी गुफा है, एक बात सबसे बड़ी गुफा है। और उदयन वासवदत्ता की लव स्टोरी मिल जाती है। ठीक है, उदयन वासवदत्ता की लव स्टोरी इस पे उत्कीर्णित मिलती है। ठीक है, तो ये है रानी की गुफा। यहाँ से जो प्रमुख बातें जो थी वो मैंने यहाँ पे विद्यार्थियों कर ली। उदयगिरी की गुफा में मंसापुरी गुफा के बारे में हमने जो है ये आप लिख देना कि जो चेदी वंश की जो रानियां थी उसके द्वारा बनवाई गई थी, है ना। चेदी वंश की रानियों द्वारा बनवाई गई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो है उदयगिरी की गुफाएं हो गई हैं, है ना। अब इसके अलावा जो खंडगिरी की गुफाएं हैं, इसमें खंडगिरी की गुफा में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने यहाँ पे 16 गुफाएं बताई दी हैं, है ना। 16 गुफाएं हैं। और जो है एक गुफा का नाम है यहाँ पे नवमुनि की गुफा, एक है यहाँ पे देव गुफा और एक है अनंत गुफा। ये 3 गुफाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। नवमुनि गुफा, एक है यहाँ पे देव गुफा, है ना, और एक है अनंत गुफा। ठीक है, तो ये 3 गुफाएं यहाँ पे हैं। और ये ध्यान रखना, ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं ना, जैन धर्म से संबंधित, ये आप ध्यान रखना, जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से सॉरी उतारे प्यारे साथियों, आपने उतार लिया होगा। अब ठंड का माहौल बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत देर हो गई बोलते बोलते, गला सा बैठ चुका है और ये टॉपिक भी पूरा हो गया है।
अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आप जो है इसको शेयर करना प्लीज़। और आपको पता होगा अपना एक एप्लीकेशन आ चुका है सफलता विजन्स नाम से, उसको भी आप डाउनलोड करना और वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ें चल रही हैं, आप जो है टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। आपको किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं होगा, ये मेरा दावा है। जिस प्रकार का कंटेंट मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ उससे भी बेहतर कंटेंट आपको उस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। आपको गजब की हर वैरायटी के प्रश्न मिलेंगे, गजब की व्याख्या मिलेगी। और उसका जो मैंने लेवल है वो मॉडरेट रखा है। 100 प्रश्न मैं बना रहा हूँ, जिसमें से करीब 20 से 30 प्रश्न ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जैसी एग्जाम में आने लायक हैं, और बाकी के प्रश्न थोड़े कम लेवल के हैं जो कि स्कूल व्याख्याता लेवल के हैं। और ऐसे प्रश्न आरपीएससी डालती है 15 से 20 प्रश्न जो है अच्छे लेवल के डालती है ना, बहुत अच्छे डालती है, जिसमें 5 से 7 प्रश्न तो ऐसे होते हैं हवा ही नहीं लगती आए कहाँ से हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप सफलता विजन्स नाम से ऐप डाउनलोड करें, अपने साथियों को बताएं, अपना जो है स्टेटस लगाएं, स्टोरी पर डालें। देखो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप मेरे चैनल को, मेरे ऐप्स को जो है थोड़ा शेयर करें, तभी तो अन्य लोगों तक अपनी पैठ बनेगी। और जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, उसका मुझे भी कुछ प्रतिफल मिले, मेरा हित होगा इसमें यदि आप शेयर करेंगे तो। धन्यवाद।